discuss the art of growing up. So, what does it mean to be mature and wise? Does wisdom equate to age? या जैसा कि आमतौर पे समझा जाता है कि increase with age. Why do some people evolve to a higher level of maturity and wisdom and कुछ मेरी तरह रह जाते हैं. आज का सेशन जो है कुछ इसी तरह की उलझनों को एड्रेस करने की अटेम्प्ट है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट कीगन. और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुर्तज़ा मीर. आप मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं. ही हैज़ डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट. Dr. Mir has more than 26 years of experience in the high-tech sector with vast global exposure. Moreover, he is a published researcher, a visiting professor in various universities, as well as short story writer and a ghazal poet. चूँकि आप एक जिंदा दिल आदमी हैं तो आप stand-up comedy भी करते हैं, as well as you are an avid runner. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. एक छोटी सी जहमत कीजिएगा कि अपने सेल फोन्स जो है वो स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. प्रेजेंटेशन गुफ्तगू के बाद जैसा कि हमारी रवायत है कि हाउस ओपन होते हैं फॉर Q&A ताकि आप लोग भी गुफ्तगू का उस मुकालमे का हिस्सा बन सकें. तो आप लोग उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. बस पहले अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको माइक्रोफोन दे दिया जाए. फिर आपकी आवाज़ जो है वो दुनिया भर में सुनाई देगी, यानी ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुँचेगी. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम our own Bruce Campbell yani Dr. Murtaza Mir. Thank you. बहुत शुक्रिया नेयर भाई फॉर सच एन एक्स्ट्रावेगेंट इंट्रोडक्शन. फैसल भाई का शुक्रिया फॉर एंड ज़हीब भाई का शुक्रिया फॉर टेक्निकल असिस्टेंस और शाह जी का शुक्रिया फॉर सच वंडरफुल कैलीग्राफी एंड आर्ट वर्क. आई रियली एडमायर योर आर्ट वर्क इन ईच एंड एवरी टॉक एट TBH. और ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट द ऑडियंस. आप लोगों ने टाइम निकाला. इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू बी फिजिकली समवेयर, आई नो, एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. आई होप दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड डिस्कशन टुडे. Today we are going to talk about maturity, and by maturity I mean a progressive increase in the intellectual ability of human mind. इसको आप evolution of consciousness भी कह सकते हैं, evolution of कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड भी कह सकते हैं, या सिंपली हम इसको विजडम भी कह सकते हैं. तो विजडम और मैच्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे. फैसल भाई से रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऑन कर दीजिए और इतनी देर में मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा. मेरी गज़ल नहीं है, हफीज़ होशियारपुरी की गज़ल है. आपने सुनी होगी कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे. ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे. और अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे. मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम न होंगे. दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे. तो उलझन ये है कि मैं मैच्योर क्यों नहीं हो रहा, और आखिर ये कम वक्त मैच्योरिटी कब आएगी. वो कौन से मराहिल हैं जो अभी तय करना बाकी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं मैच्योर हो भी रहा हूँ कि नहीं. तो आइए कुछ मशवरे करते हैं. अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि आजकल की दुनिया में इंटेलिजेंस को बहुत वैल्यू किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, इवन सेलिब्रेट किया जाता है. हमें पता चल जाए ना कि ये शख्स बहुत इंटेलिजेंट है तो हम कहते हैं वाह वाह, हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं. बट विजडम ऑन द अदर हैंड, उसको कोई पूछता ही नहीं है. प्रॉब्ली बिकॉज विजडम इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एज. उसके अंदर कोई ग्लैमर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो विजडम इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेलिजेंस. क्यों? अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? बट विजडम इज़ द एबिलिटी टू अवॉइड creating those problems in the first place. So ideally speaking,
जहाँ पे विजडम होगी वहाँ पे इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है. Yes, somebody with lower levels of intelligence can have a very high level of wisdom. And if somebody has very high level of wisdom, ideally speaking, he does not need too much of intelligence. अच्छा, और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं. आप खुद सोचें ज़रा कि अब आज के दौर में हमने इंटेलिजेंस का अचार डालना है. Artificial intelligence is going to be much, much smarter than any human being can ever hope to be. We've already lost the race. And I don't know, maybe it already is smarter than any human being. क्योंकि हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो तो गूगल असिस्टेंट है, हमारे पास सीरी है, हमारे पास कोर्टाना है, चैट जीपीटी है. But what about the American Department of Defense? What about the Chinese government? These entities have trillions of dollars at their disposal. And we might never know until it's too late कि artificial intelligence कहाँ पहुँच गई है. So, intelligence का कोई फ़ायदा नहीं है. वो किसी बहुत ही अक्लमंद खातून ने कहा था कि ये बिक गई है इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस में कुछ नहीं रहा. So, the only way forward, the only way for human race to be relevant in the future, the only way for us humans to survive the future is to shift our focus away from intelligence and towards wisdom. और वाकई में ये बिक गई है इंटेलिजेंस. ये ज़रा कर्व देखें. This is called the Flynn effect, and this graph shows 100 years of intelligence in human race. पिछले 100 साल में human intelligence, human IQ has increased incredibly. And just look at the Asia curve. It is almost exponential. यानी कि humanity is getting smarter with time. But is the world getting better with time? Every successive generation is smarter than the previous one. इसीलिए मुझे यंगस्टर्स को देखकर ना थोड़ी जेलसी सी होती है कि यार इस उम्र में तो हमें मुंह भी सही तरह से धोना नहीं आता था. एंड लुक एट देयर स्टाइल माशाल्लाह, एंड लुक एट देयर इंटेलिजेंस. सो बात हो रही है इंटेलिजेंस की एंड ह्यूमैनिटी गेटिंग स्मार्टर विद टाइम, बट द वर्ल्ड नॉट गेटिंग to be a better place to live for human beings with time. Yes, we have driverless cars now. Yes, we have landed on Mars now. Yes, we have eradicated many diseases from the face of this earth. But have we been able to eradicate poverty, hunger, injustice, inequality? Have we been able to eradicate crime, war and genocide? लम्हा फिक्रिया है. So does every child in the world have access to clean water, basic education, basic health? Does every human being has the potential, has the opportunity to fulfill his own potential now? क्या discrimination खत्म हो गई है? क्या racism खत्म हो गया है? Unfortunately, yes, we are getting better at solving problems, but we are also getting better at creating more problems for ourselves. Bigger problems, more complex problems, harder problems. So I think it's about time, and it's my personal opinion actually, that we have to shift our focus away from intelligence somehow and more towards maturity and more towards wisdom, the so-called unglamorous concept. But there is a problem with maturity. वो दाग का शेर है कि न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते. 60 साल की उम्र में अगर मुझे मैच्योरिटी आ भी जाए, अगर मुझ पर हिकमत और मार्फत के तमाम दरवाजे खोल भी दिए जाएं, तो मैं क्या कर लूँगा?
because I have very little time left. Maybe that is the problem with humanity, कि हमारे पास मेच्योरिटी आ जाने के बाद वक्त ही बहुत कम रह जाता है. मज़ा तो तब है कि जो सफ़र इंसान ने 60 साल के अरसे में तय करना है वो 6 साल के अरसे में कर ले. फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 26, just imagine what the world would be like if that could happen. हम इस कॉन्सेप्ट को कह लेते हैं हाइपरसोनिक मैच्योरिटी. सो सवाल ये है, मैच्योरिटी क्या है, किन मराहिल से गुजर के इंसान मैच्योर होता है, और क्या हाइपरसोनिक मैच्योरिटी पॉसिबल हो भी सकती है कि नहीं. और एक मेरा मासूमाना सवाल कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मैच्योर हो भी रहा हूँ कि नहीं. इसके लिए मेरे पास कुछ हिंट्स हैं. पहला हिंट ये है, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ मैच्योरिटी इज शर्मिंदगी. उसकी एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ. आई राइट शॉर्ट स्टोरीज. 2-2.5 साल हो गए हैं. तो कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी शुरू की शॉर्ट स्टोरी उठाकर पढ़ी. कसम ले लें, बड़ी शर्मिंदगी हुई. मैं सर पकड़ लिया कि यार ये क्या जुमले लिखे हैं, ये क्या रब्त है, ये क्या उन्वान है. लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि यार कोई बात नहीं, शर्मिंदगी तभी हो रही है क्योंकि नाउ यू आर एबल टू एटलीस्ट सी योर फॉल्ट्स. अगर आप उसी जगह ठहरे रहते तो आप आज भी यही कह रहे होते कि वाह वाह मैंने क्या कमाल शाहकार तख्लीक किया. सो इफ यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड by the person you were last year or last month or yesterday, that's a good sign maybe. Maybe you have realized now what you did not realize yesterday. Maybe you are mature now as compared to yesterday. So this is a good sign. और maturity का दूसरा sign मैं समझता हूँ वो है इत्मीनान, दिली सुकून, this सेंस ऑफ ठहराव, द सेंस ऑफ वेल बीइंग. और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे बहुत अच्छी रिसर्च मिली इसमें. दिस इज द ग्राफ ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड वेल बीइंग वर्ल्ड वाइड. और जब हम वर्ल्ड वाइड कहते हैं, क्योंकि ये रिसर्च सारी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव, बट आई थिंक इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एंड केटर्ड फॉर मोर और लेस ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी तकरीबन यही फिनोमिना नज़र में आता है. बट यू नो, हर एक थ्योरी और हर एक मॉडल के साथ जब हमारे सामने वो प्रेजेंट किया जाए, आई पर्सनली बिलीव दैट वी शुड स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ क्वेश्चन एंड विद डाउट. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा हो, बट इट कैन बी मोर और लेस लाइक दिस, बिकॉज दैट इज़ वॉट एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉडलिंग इज़. जब आप एक चीज़ का मॉडल बनाते हैं, एक चीज़ की मूर्त बनाते हैं, तो वो जो पेंटिंग है या वो जो मुजस्मा है वो असल सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता. सिमिलरली दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, एंड दिस इज हाउ ह्यूमन हैप्पीनेस वेरीज विद एज. शुरू में जब इससे पहले इंसान बच्चा है तो वो बहुत खुश है, ठीक है. लेकिन जैसे ही टीनेज आती है, हमारा वेल बीइंग ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. इट स्टार्ट्स टू ड्रॉप वेरी रैपिडली एंड देन इट सेटल्स डाउन समवेयर अराउंड 26 एंड देन इट इवन गोज अप स्लाइटली एट अराउंड 34-37, बट देन इट ड्रॉप्स अगेन. और फिर आगे जाके 55 साल के बाद, 60 साल के बाद कहीं जाके एक वेल बीइंग का एहसास कुछ बढ़ना शुरू होता है, एंड देन इट गोज ऑन आफ्टरवर्ड्स. लेकिन वही अफसोस कि 60 के बाद आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रह गई. अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे ये नहीं हुआ कि ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो गई, क्योंकि वी ऑल आर वेरी क्लियर कि जैसे ही हम कुछ मुश्किलात को ओवरकम करते हैं तो कोई एक नई मुश्किल हमारा इंतज़ार कर रही होती है. जैसे वो मुनीर न्याजी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, जो एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा. सो डिफ़िकल्टीज तो सक्सेसिवली आती रहेंगी, लेकिन इस एज में
शायद ऐसा होता है कि हम उन डिफ़िकल्टीज़ को एक मुस्कुराहट के साथ सामना करना सीख जाते हैं. वी माइट गेट यूज टू इट. वही मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी, शायद वो हो जाए. या अगर आपकी मैच्योरिटी आ जाए तो देन यू गेट कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी. यू गेट कंफर्टेबल विद द अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अननोएबिलिटी ऑफ लाइफ. और जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि यार क्या चीज़ मेरे बस में है और क्या चीज़ मेरे बस में नहीं है, तो जो चीज़ आपके बस में नहीं है, यू स्टॉप वरिंग अबाउट इट. आप कहते हैं देखेंगे जब होगा. वो गालिब का इस पे शेर है कि रात दिन गर्दिश में हैं सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या. सो मे बी at this stage of maturity we develop that sort of an itminan, that dili sukoon, एक ढारस सी बन जाती है. And then we are able to face life with a smile on our faces, without complimenting, without bitching about it. Sorry to use those words. अच्छा, और इसकी एविडेंस मुझे साइकोलॉजी में भी alternately मिली. And that is what the main area that we were going to discuss. That's Robert Kegan's theory of maturity. Or this is a very well-established theory in constructivist and developmental psychology, and it has been well received and well critiqued, and a lot of research, longitudinal research and data collection has been done. So, and it is मुझे भी ये बड़ी पसंद है theory, तो इसलिए मैंने ये चूज़ की. अब कीगन के मुताबिक इंसान की maturity ऐसे है. On the this axis there is complexity of human mind, and on the bottom axis there is time. और वो जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, इसी तरह इंसान मैच्योरिटी की एक सीढ़ी से अगली सीढ़ी से अगली सीढ़ी के ऊपर जाता है. लेट्स सपोज हम इस आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, ये जो पहली स्टेज है इसको हम कह देते हैं द टीनेजर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. अब नो ऑफेंस टू टीनेजर्स आर वेरी मैच्योर, तो मैं जो है ना टीनेजर से पेशगी माजरत खा हूँ अगर उनको कोई ऑफेंस हुआ है तो. बट मैंने ये खुद ही नाम रखा है, क्योंकि जो रॉबर्ट कीगन ने जो डिफरेंट स्टेजेस के नाम रखे मुझे बहुत बोरिंग लगे, बहुत ही एकेडमिक लगे, तो ये नाम मैंने चेंज करके खुद ही रखती हैं. सो वी आर गोइंग टू कॉल द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी टीनेजर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. इसमें इंसान कुछ अरसे तक तो एक ही मैच्योरिटी लेवल पे रहता है, बट देन देर इज ऑल ऑफ अ सडन देर इज एन इंक्रीज, और हम नई लेवल ऑफ मैच्योरिटी पर आ जाते हैं. तो टीनेजर लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसमें हमें हेल्प करेगा वही जो हमारा वेल बीइंग कर्व है, उसकी तरफ ज़रा पहले आते हैं. सो दिस इज द टीनेजर लेवल ऑफ मैच्योरिटी. सोचने की बात यह है कि टीनेज में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हम खुशो खुर्रम थे और एकदम से हम एजिटेटेड होना शुरू हो गए. हो सकता है कि ये वो टाइम है जब हमें स्कूल कॉलेज में घर में डिफरेंट काम करने को कहा जाता है, और जैसे ही हमें काम करने को कोई कहता है हमें मौत पड़ जाती है, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है. एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है. अब मैं भी टीनेजर रहा हूँ, तो हो सकता है सिर्फ मेरी ये, तो आप अपने पर ना लीजिएगा प्लीज़ बच्चों. बट रॉबर्ट कीगन कहता है कि टीनेज इज द स्टेज वेयर अ कंक्रीट सेंस ऑफ सेल्फ स्टार्ट्स टू डेवलप. That is the age when we start to identify who we are. और उस सेंस ऑफ सेल्फ में, उस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में, उस आइडेंटिटी में there is only one entity, and that is me. सिर्फ मैं हूं और I am the center of the universe. ठीक है, मेरी सोच खुद से शुरू होती है और खुद ही पे ख़त्म हो जाती है. मे बी इट्स 11-year-old or 12-year-old in Pakistan, maybe a 10-year-old in Pakistan. You don't know how maturity varies. तो आपकी सोच, मेरी सोच मुझसे शुरू होती है और मुझे भी ख़त्म हो जाती है.
only thing that matters to me is my appearance, my needs, मेरी ज़ात, मेरी ख्वाहिशात, मेरा स्टाइल, मेरा स्वैग, क्या मेरी एक्सेप्टेंस हो रही है सोसाइटी के अंदर कि नहीं, क्या मेरी बात मानी जा रही है कि नहीं, whether my needs are being fulfilled or not. And because we are not a child anymore, because we are not cute anymore, हमें वो special attention जो बचपन में मिलती थी वो अब नहीं मिलती. And we have to do a number of things that we do not want to do. We start to rebel against all authority. हमें सब कुछ बुरा लगने लगता है और and that is understandable. मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चा इस स्टेज पे नहीं गुजरा उसके साथ शायद हमने कुछ ज्यादती कर दी है. अगर हमने उसका सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप ही नहीं होने दिया, शायद वी हैव सप्रेस्ड दैट चाइल्ड बियॉन्ड जितना उसका राइट था उसको नहीं मिल सका. ओके, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी लुक्स लाइक थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली, कि हम टीन एज में कैसे हैं. हो सकता है हम 11 साल की उम्र में वैसे हों, और हो सकता है कोई यूरोपियन शायद थोड़ी देर में इस लेवल पे पहुंचता हो सकता है हम में से कुछ लोग, आप बच्चे नहीं बड़े, अभी तक उसी स्टेज पे हों. एवरीथिंग इज पॉसिबल. और वो इसलिए कह रहे हैं हम कि हो सकता है कुछ लोग इसी स्टेज पर फंस जाएं क्योंकि something has to happen at this point in time. Something has to trigger this shift of maturity from level 1 to level 2. और वो क्या है? मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा PMA में था. Unfortunately कोई इंसिडेंट हुआ within first year and he got injured, so he had to come back home. ठीक हो गया वो, he was perfectly fine, fit, but he refused to go back. उसने कहा भाई पहली दफ़ा भी आपने मुझे बहुत ज़बरदस्ती से भेजा था, मेरी मर्जी के ख़िलाफ़, अब तो मैं नहीं जा रहा. धौंस, धमकी, प्यार, इमोशनल ब्लैकमेल, ज़बरदस्ती, सब कुछ करके देख लिया, वो बच्चा जाने को तैयार ही नहीं हुआ. मैंने भी समझाया, नहीं माना, हमने हार मान ली. थोड़े अरसे बाद उनका फ़ोन आया कि वो वापस एकेडमी चला गया. मैंने कहा है? कहते हैं नहीं वो कन्विंस हो गया. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं. किसने कन्विंस किया? वो कहते हैं वो उसकी कॉलेज की एक फ्रेंड थी, उसको हमने कहा तो. सो आपकी मैच्योरिटी का लेवल तब ऊपर जाएगा जब आपको किसी से प्यार हो जाए. You have to fall in love and your self concept has to expand. आपको ये रियलाइज होना पड़ेगा कि आपके अलावा भी दुनिया में कोई और है. And this is the point where love happens. And it's a very big indicator. यही तो वजह है कि आप मजीद ना खुश होने से कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, बच जाते हैं. इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से गम ख़त्म हो गया है, लेकिन ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे. तो वो एक गम बाकी तमाम गम भुला देता है और हम कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाते हैं और कुछ खुश भी होना शुरू हो जाते हैं. खुशी आई लेकिन फिर एकदम से धड़ाम. ये क्या हुआ? इसके बाद शादी हो गई. उसके ऊपर अभी हम आएंगे. सो अकॉर्डिंग टू कीगन, ये तो मैंने अपने अल्फाज में बयान किया ना. अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, द सेल्फ कॉन्सेप्ट, the concept of identity actually expands at this stage when we realize that there is someone else as well in the world other than me. The world starts revolving not around me but around a composite concept
which includes me and the other. And interestingly, the other is more important to us than ourselves. We mature only when we start giving importance to someone other than ourselves. और हो क्या रहा है? पहले हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स था, उसको एक्सपैंड होना पड़ा ताकि वो कोई और जगह बना सके, किसी और कॉन्सेप्ट की जगह बना सके. और जो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है वो तभी आता है when we fall in love with it, when we start believing in that concept. And we don't have to fully understand the concept. हमें मोहब्बत को समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है. You see, that is the stage when you are not, your mind is not as complex, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जो रिक्वायरमेंट है कि वो मोहब्बत को समझ सके, अपने जज्बात को समझ सके, अपने एक्सपेंडिंग सेंस ऑफ सेल्फ को समझ सके. लेकिन उसे एक्सेप्ट करना, उसे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं लव का, मोहब्बत का. और जैसे ही हम किसी और को अपने दिमाग में आने देते हैं, वो अदर जो है वो बायस बनता है हमारी मैच्योरिटी, हमारी मेंटल कम्प्लेक्सिटी के इंक्रीज करने का. तो उसके जो कदम हैं वो हमारे मैच्योरिटी के लिए मुबारक साबित होते हैं. बट देन इट हैज़ टू बी रियल लव. इन्फैचुएशन और क्रश से काम नहीं चलेगा. ये वो इश्क वाला लव होना चाहिए, वो वाला लव जिसमें आप किसी का नाम सुनते हैं तो होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों पे हल्की सी नमी भी आ जाती है. तो क्योंकि देखिए, लव रियल नहीं होगा तो आग के दरिया से कौन गुजरेगा? Nobody is willing to bear hardships until and unless he is in love with something, until and unless he believes, truly believes from the bottom of his heart in a concept other than himself. Other than himself. और यहाँ पे एक बात क्लियर जो कि कही जाती है, अब यहाँ में कॉम्प्लेक्सिटी में आगे जा रहा है इंसान का जहन. The other does not have to be a human being. It can be a concept. It can be your heritage. It can be your ancestry. It can be your family. It can be your country. It can be your religion. It can be any system. It can be socialism. It can be liberalism. It can be feminism. But as soon as हम अपने दिमाग में किसी और को जगह देते हैं और उसको अपने ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, so the other is very important. And it can be a combination of many different concepts. तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मेच्योर माइंड है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा मोहब्बतें भी कर सकता है. ठीक है, जितनी ज़्यादा मोहब्बतें उतनी ज़्यादा मेच्योरिटी. Okay, so in terms of psychology, what has happened? सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका एक्सपैंड कर गया. जब हम टीनेजर स्टेज में थे, आवर फोकस वॉज आवर सेल्फ एंड आवर नीड वॉज इंडिविजुअलिटी. नाउ वी डोंट वॉन्ट टू बी प्रोमिनेंट, वी जस्ट वॉन्ट टू बिलोंग. वी जस्ट वॉन्ट टू बिलोंग टू वन पर्सन, वन कॉन्सेप्ट, वन ट्राइब, वन कंट्री, वन कम्युनिटी. बिकॉज दिस नीड, दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग इस्टेब्लिश होता है, देन ऑफ कोर्स वो डोपामीन और सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जो हैं कम इनटू प्ले. बिलोंगिंग टू समवन, टू सम प्लेस, टू सम कंट्री gives us immense pleasure, gives us a sense of safety, sense of security, sense of power. पहले हम अकेला रहना पसंद करते थे. नाउ वी आर लुकिंग फॉर कंपनी. नाउ वी आर लुकिंग फॉर आवर ट्राइब. मेरे किस्म के लोग, मेरे लोग. वो मैं अकबर बुकटी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे किसी ने
को सवाल किया तो उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बलोच हूँ। और आपको पता है बलोच उस वक्त से यहाँ रह रहे हैं जब यहाँ कोई भी नहीं था। आज से 10,000 साल पहले मेहरगढ़ में इंसान बसते थे, ड्रविडियन एरा के अंदर, और वो खंडरार तभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। सो इवन बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज्ड टू लिव in Mehergarh in Balochistan. So just imagine the kind of power, the kind of pleasure, this thought that my DNA holds the wisdom of 10,000 years. आपको कहाँ एलिवेट करके ले जाता है? आपका कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल से 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन तक चला गया, और वो वहाँ तक नहीं गया। 10,000 पहले से, उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी इंसान पैदा हुए, उससे आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहे हैं। एंड इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर एंड गिव्स यू इमेंस सेंस ऑफ पावर एंड सेल्फ वर्थ। जो आपकी मोहब्बत है वो आपको एक्चुअली आपको एक इंडिविजुअल से एक मतलब लार्जर देन लाइफ बना देती है। सो यू नॉट एन इंडिविजुअल एनी मोर। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग आप उसके गुलाम हैं। यू आर द स्लेव ऑफ व्हाट यू लव। इफ यू लव योर हेरिटेज, you have to follow your values. If you love your community, if you want to enjoy the power and the prestige that comes by belonging to that community, you have to follow the rules of that community. You have to follow the authority of that community. And because we love that concept, हम धौंस और जबरदस्ती से नहीं, आउट ऑफ लव वी स्टार्ट फॉलोइंग, वी स्टार्ट कंप्लाइंग। और यही जो मोहब्बत है वो इंसान को, पहले वो इंसान अधूरा है, इसी मोहब्बत ने इंसान को इतनी हाई लेवल पे, इतनी एलिवेशन के ऊपर पहुंचाया है। क्योंकि एक्चुअली मोहब्बत ही जो है वो इंसान को मुकम्मल करती है। अगर आपको मोहब्बत नहीं होगी तो आप हमेशा पिछले लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे फंस जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि हम इंसान जो हैं वो मोहब्बत कर रहे हैं फॉर सेरोटोनिन, फॉर डोपामीन, फॉर ऑक्सीटोसिन, फॉर एंडोर्फिन्स। We want to feel bigger than ourselves. इसीलिए फैज़ ने कहा था कि अपनी तकमील कर रहा हूँ मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। क्या हुआ? टीनेजर को मोहब्बत हो गई और वो एक गुड सिटीजन बन गया, एक अच्छा बच्चा, अ फॉलोअर, अ ट्रू बिलीवर, अ ट्रू फॉलोअर। And majority, according to research and according to data, majority of human population stops here. इससे आगे बहुत कम लोग जा सकते हैं। And it's not too bad. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, because we need good citizens, right? वेल-बीइंग के तनाजुर में अगर देखा जाए, टीनेजर को मोहब्बत हुई, वो गुड सिटीजन बन गया। लेकिन आप जरा सोचें, यहां पे मैं नाखुश था, लेकिन मैं जंगल का शेर था, अपनी जो मर्जी में आती था मैं करता था। जैसे ही मुझे प्यार हुआ, मैं बकरी बन गया। मोहब्बत का क्या फायदा हुआ? थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ी सी खुशी। लेकिन हो सकता है मेरे लिए इतना ही काफ़ी हो और मैं इसी में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार दूं। लेकिन थ्योरी ये कहती है, रॉबर्ट कीगन की थ्योरी ये कहती है
कि ये जो स्लंप आ रहा है ना, ये इसी वजह से आ रहा है कि अ गुड सिटीजन इज नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल व्हाट लाइफ हैज टू सर्व हिम आफ्टरवर्ड्स. व्हाट हैपेंस आफ्टर शादी? हमने तो किसी का कसूर डाल दिया, वो उसका कसूर नहीं है. You are now responsible for a household. There are familial pressures. आपने रिलेशनशिप मैनेज करना है अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ. Then there is a pressure as far as your financial pressures are concerned. Then your parents are getting older. You have to look after them as well. And the प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. सो सीधे साधे अच्छे बच्चे टूट जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, बिकॉज दे हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग एल्स बट टू फॉलो. दे कैन नॉट पुट देयर फुट डाउन बिकॉज वी हैव ट्रेन्ड देम टू बी स्लेव्स. ठीक है. अब हम गुड सिटीजन की स्टेज के दरमियान में हैं. यहाँ पे हमें प्यार हुआ, यहाँ पे आके हमें बड़ी मुश्किल आ गई. द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि वही इंसान जिसके ऊपर आप जान निछावर करते थे वो आपका दिल तोड़ दे. Hear me out. Most of us stay married to the same concept, to the same system, to the same ideology all their lives. और जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हमें उसकी खामियां तो नजर नहीं आ रही ना. We cannot see the limitations of the system. We cannot see, because उसी सिस्टम ने तो हमें यहां तक लाके खड़ा किया है, उसी मोहब्बत की वजह से. यू सी द आयरनी, उसी मोहब्बत की वजह से हम बड़े हुए, लेकिन वही मोहब्बत हमारी दुश्मन है, बन गई एट दिस पॉइंट इन टाइम. देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिस्टम एंड द इंडिविजुअल. आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप अपना होमवर्क करेंगे, आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी. आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको सोसाइटी में स्टेटस मिलेगा, आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ भलाई होगी और आपको तरक्की के तमाम मौके दे दिए जाएंगे. मगर वो हो ना सका. जिससे आप प्यार करते हैं, उस महबूब ने जो आपसे वादे किए थे वो नहीं निभा सका. अब ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है. यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची थी. जितनी सच्ची, जितनी गहरी आपकी मोहब्बत थी, उतनी ही ज़ोर से आपका दिल टूटेगा. अगर ऐसे हल्की फुल्की सी मोहब्बत थी ना, तो क्या होगा, आप सिर्फ ये कहकर रुक जाएंगे कि मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया. अगर देखें, आपको ना मोहब्बत करने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए. अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं थी तो आपने टूट के मोहब्बत ही नहीं की. आपका बिलीफ उतना स्ट्रांग ही नहीं था कि आपका दिल इतनी जोर से टूटता. आपका थोड़ा सा टूटा और आप फिर आगे नहीं जा सकते. इवन दो योर हार्ट इज ब्रोकन, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस स्टेज, बिकॉज आप सारी जिंदगी कंप्लेन करते रहेंगे. मैं ये था तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, ये मुल्क अच्छा नहीं है, लोग अच्छा हमारे नहीं है, मेरे बाप बाप ने यार बड़ी गलती की, ओ उस वेले प्लॉट ला लें देना. यू नो, दीज आर द पीपल हु आर स्टक एट गुड बॉय स्टेज, एट गुड सिटीजन स्टेज. उससे निकल आए हैं लेकिन निकल नहीं सके. लेकिन वो शख्स जिसकी मोहब्बत बहुत ही सच्ची थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही जानदार थी, उसका दिल सिर्फ टूटेगा नहीं,
उसका दिल जो पहले मोहब्बत की आग में जल रहा था, अब वो इंतकाम की आग में जलेगा। और वो बिल्कुल जल के खाक हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसी खाक में से एक नया सेल्फ निकलेगा। हाउ कैन यू राइज लाइक अ फीनिक्स इफ योर हार्ट डज नॉट बर्न इनटू एशेस? ठीक है, और ये वो टाइम है जब एक इंसान की रीबर्थ होगी, और वो जो गुड सिटीजन था वो क्या बन जाएगा? अगर किसी ने नहीं देखी ब्रेकिंग बैड, तो ये एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है। इसकी एक टिपिकल स्टोरी है कि ही इज़ अ वेरी गुड सिटीजन, ही हैज़ अ PhD इन केमिस्ट्री एंड ही इज़ वेरी वेल अकॉम्प्लिश्ड, और वो एक कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाता है, को फाउंडर होता है, लेकिन दोस्त उसके साथ हैंड करते हैं एंड दे थ्रो हिम आउट ऑफ द कंपनी। ही इज़ फाइन विद दैट, उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो ठीक है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जाके हाई स्कूल के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ। वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कि एक दिन उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया, एंड ही डज नॉट हैव इनफ इंश्योरेंस टू कवर हिज कैंसर ट्रीटमेंट्स। उस वक़्त उसका दिल जो है ना वो जल के खाक हो जाता है, एंड ही डिसाइड्स टू यूज़ हिज केमिस्ट्री नॉलेज टू प्रोड्यूस ड्रग्स, and then he becomes one of the biggest drug lords of that area. थोड़ी slow है series, but it is one of the top 10 series of all time. उसका नाम है Breaking Bad. So this is a perfect example of a person who was a good citizen, लेकिन फिर वो, इसी के ऊपर फिर मैंने जो अगली स्टेज है उसका नाम रखा है Heisenberg. So this is the guy who decides to take the heartbreak, that adversity, and create something out of it. He decides that he's not going to follow anymore. He's going to create his own system. He's going to make his own path. He's going to create his own world. और ये वो शख्स है, these are the people who we have to thank for all the creative and innovative things that happen in the world today. Because कुछ create करने के लिए कुछ destroy करना बहुत ज़रूरी है. The old system has to be destroyed, and it is destroyed only by people who hate it to the core of their heart. So these people create their own values, their own rules, their own laws. वो अपनी दुनिया बनाते हैं, और फिर जब उन्हें सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है तो लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं. वो रास्ता जो नया उन्होंने बनाया था उस पे लोग पीछे पीछे आते हैं. और इस टाइम पे अगर उन्हें कोई आके माफ़ी भी मांग ले तो वो कहते नहीं, दे कैन नॉट गो बैक फ्रॉम देयर. अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे. वो कहता है भाई अब नहीं, आपने मेरे से बेवफाई की है, अब नहीं मैं छोड़ूंगा. So in terms of this psychological concept, what happens is self concept जो था, वो जो मी प्लस अदर, मी से मी प्लस अदर पे गया था, वो वापस मी पे आ गया. The world starts revolving around me again. I am the center of the universe now. I am going to destroy everything that comes in my way, and I am going to create my own world. And teenager में भी मैं narcissist था, but now second time around I am a very dangerous kind of narcissist. फिर जब पहले मैं फॉलोअर था और बड़े सच्चे दिल से फॉलोअर था, अब लोग मुझे फॉलो करते हैं. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फॉलोइंग बढ़ती गई और मैं बड़े से बड़ा होता गया, यहां तक कि मेरे पास इतनी पावर आ गई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया
कभी कभी तो अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। इंसान खुदाई का दावा करने लगता है, इंसान खुदाई का दावा करने लगता है, और इसमें कोई भी हो, ड्रग लॉर्ड हो, साइंटिस्ट हो, शायर हो। शायर कहता है मैं इश्क का खुदा हूँ मुझे याद कीजिए, मेरी निगाह शौक से हर गुल है देवता, मैं इश्क का खुदा हूँ मुझे याद कीजिए। दिस इज द टाइम when Oppenheimer thinks that he is Prometheus, the Greek god of fire. कहता है मैं खुदा हूँ। So हम यहां से चले थे, हाइजनबर्ग तक पहुंच गए। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी इज सेल्फ। जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हमें किसी से मोहब्बत नहीं है। दिल जो टूटा है वो भी हम ही ने खुद, वो खुद ही अंदर से कुछ हुआ है, हमारे सेल्फ ने ही हमारे खिलाफ बगावत की है। मी प्लस अदर, बैक टू मी। एनी गेस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अच्छा, उसके बाद यहां पर आके वो गॉड बन गया, ठीक है। समथिंग हैज टू हैपन, समथिंग हैज टू हैपन। उस खुदा को 7वें आसमान से नीचे आना पड़ेगा। समथिंग हैज टू हैपन कि उसको ये एहसास हो जाए कि मैं खुदा नहीं हूं। अब ये यहाँ पे थ्योरी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, या शायद मुझे से समझ नहीं आ सकी कि व्हाट हैपन्स कि इंसान जो खुदाई का दावा कर लेता है वो 7वें आसमान से नीचे कैसे आता है। हाउ डज दैट पर्सन कम फ्रॉम ह्यूब्रिस टू ह्यूमिलिटी? दिस इज अ मिस्ट्री, बट मे बी ही रियलाइजेज कि जिस दुनिया के खिलाफ बगावत करके मैंने अपनी नई दुनिया बनाई थी, वो नई दुनिया भी उतनी ही फ्लॉड है जिसके खिलाफ मैंने बगावत की थी। तो जो सिस्टम मैंने बनाया है उसमें भी बेइंतहा खामियां हैं। तो शायद उसके अंदर कुछ ह्यूमिलिटी आ जाए और फिर कुछ ऐसा हो कि वो एक लाइट हाउस, एक गाइडिंग लाइट में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर जो सेल्फ है उसकी मैच्योरिटी की क्या डायमेंशंस हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? यू आर एवरीथिंग एंड नथिंग ऑल एट द सेम टाइम। यहाँ पर ये एक ऐसा इंसान है जिसे ये एहसास हो जाता है कि देर इज़ नो अस एंड दम, देर इज़ नो मी एंड देम। अस एंड देम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द होल यूनिवर्स इज द सेम सिंगल एंटिटी। ठीक हो गया? उसके जहन के अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो एक से ज़्यादा आइडियोलॉजीज, एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और एक से ज़्यादा सिस्टम्स को अपने अंदर रख सकता है विदाउट बीइंग ओवरली जजमेंटल टुवर्ड्स एनीथिंग, एनी वन ऑफ देम। ही इज़ नॉट जजमेंटल, ही इज़ फॉरगिविंग, ही इज़ लविंग, ही इज़ कंपैशनेट। उसके लिए सक्सेस और फेलियर अपना मतलब खो देते हैं। He is not driven by passion or ambition or fear, और उसे किसी से कोई गिला नहीं होता। वो अपने आप को भी माफ़ कर देता है और दुनिया को भी माफ़ कर देता है। एंड ही इज़ लाइक अ लाइट हाउस, जिससे कोई रहनुमाई लेना चाहे तो ले ले, और अगर कोई ना भी ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह खड़ा है। उसके अंदर एक ख़ास किस्म का इत्मीनान आ जाता है। सो आई मस्ट एडमिट कि मैं इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाया, एटलीस्ट उस थ्योरी को। और ये शायद ये यहाँ पे जाके अब जो है ना वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रही है बात, तो वो साइकोलॉजी के रेल्म से आउट हो गई है। मे बी या हम ये कर सकते हैं कि एक्चुअली वी कैन ट्राई एंड विजुलाइज इट। अगर आप माइक दे दें फैसल। जस्ट अ कपल ऑफ स्लाइड्स एंड देन वी कैन। दे दें इनको, माइक तो दे दें।
So ladies and gentlemen, this is what the theory of maturity, और जो रॉबर्ट कीगन की theory है और जो मेरी personal interpretation of the theory है. And of course, as I said earlier, this is just one theory and this is just one interpretation of the theory. इस तरह की और भी theories होंगी, but at least for me, it was very helpful to understand how a human being goes from one stage to another. And लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि वो जो intelligence, away from intelligence and towards wisdom, towards maturity, I think this is what the world needs. And to be honest, I'm worried about it because इसकी तरफ किसी को तवज्जो नहीं है. Even मेरी भी नहीं थी कुछ अरसा पहले तक. परेशानी इस बात की नहीं है कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है. परेशानी इस बात की है कि as far as maturity is concerned, we human beings are at the same stage. हम वहीं के वहीं खड़े हैं. और बहुत से लोग स्टेज नंबर 2 पर आकर रुक जाते हैं. आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कितनी चीज़ों से एग्री करते हैं, कितनी से डिसएग्री करते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट अ थ्योरी, और आई एम ओपन टू डिस्कशन एंड वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन इट. एनी क्वेश्चंस अगर आपके होंगे तो वो भी ज़रूर हम ले सकते हैं. नाउ आई थिंक वी कैन गो टुवर्ड्स questions. Anybody else want to start? Dr. Iksen, naam padhne de. Dr. Murtaza Mir. This was a really good and I think pertinent lecture. I really enjoyed sitting here listening to it. And I'm very sorry agar I distracted you or aapka flow toot gaya. Agar wo hua mujhse to I'm very sorry, sir. So there were some, I think, things that I had something to kind of maybe add to it, maybe not, or just my perspectives to offer about it, okay? So especially जिस sentiment पे आपने lecture शुरू और ख़त्म किया था, that's something I very much agree with. I think इसको हम ज़्यादा इस तरह elaborate कर सकते हैं कि मतलब like we through the lecture we followed a single individual's maturity and the stages, you know, and most people do stop at certain stages of these maturity, you know, whatever they are, whatever stage that you stop at and everything. But similarly, I feel like this is very much transferable to like the communal level of wisdom or maturity in a society, in a race, in whatever, you know. So usi tarah, I feel like kya naam hai, as a civilization or whatever, we are maybe like at the early 20s ka age or something like that. This is how we behave, generally speaking. Unfortunately, like as it is with development at a human level, so it is at the development of a societal or civilization level, in that you do not grow unless there's incentive for you to grow, which means you have not you only grow if you've suffered enough for it to become unviable for you to stay that the way that you are, you know. So for example, all like on a societal level, all the evolution that we've done, I mean that word is very loaded, but that evolution that we've done as societies has been as the result of some major communal trauma that we've gone through. And I am very much afraid that we might not survive the trauma that we need to go through in order to mature. You know, so I think that these are the kind of filters that if there are other societies on other planets, they have to go through painful extinction level traumas in order to learn not to do the things that put them in those situations, unfortunately. I think any intelligence does not learn unless the pain of staying the same is not is not great enough, I feel, unfortunately. Okay? So that was one part of it. Would you like to comment on this, or should I move on to the other part? I totally agree to this, and you have summed up
actually the sentiment of, as you said, the whole thing, and I thank you for that. Wait, so the communal thing is very important. Secondly, when you were coming to the last parts of your lecture, where very nicely throughout the lecture you gave like fictional references for, like, for example, जब आपका दिल जल जाता है आप Heisenberg बन जाते हो and stuff like that. And then when you came to the next stage, right? So I think you said that you know, it is obviously for most of us, we are stuck on like we don't get to that unless like life takes us there and everything, you know, like that final level, as you have the final rung in the ladder as you had in your whatever. Okay, so I'm going to have to use somewhat crass language, but this is like, because I see it coming on the horizon for me, myself, in my development. So what I feel is that beyond the Heisenberg level, जैसे आपने कहा मुझे कभी अपन को लगता है अपन खुद भगवान है and everything, you know. So the thing is, right, all these stages are brought on by attaining certain amount of agency and mastery over the world. Like for example, from being a teenager, you are just learning how to navigate your household and your immediate social circles, to the fact that then you're thrown into the swimming pool of the world, and then you have to learn to swim and everything, you know. So that causes that growth spurt, and then when you learn to be a viable human being or whatever, through whatever means, then you know, like you get that mastery, and but then the stifling causes you to, you know, you can stay there, or the circumstance of your life can cause you to grow further and stuff like that. उसी तरह, you know. So जब आप Heisenberg के stage पे आते हैं ना, you're like, okay, the world is crap. Okay, so I have to treat it like crap, and then you treat it like crap, and then you become Bhagwan, quote unquote. Okay, and then जिस तरह की हमारी कहावत है कि I'm the shit, you know, I'm the shit. Okay, लेकिन जब आपको ये realize होता है I'm the shit, then you realize that everything else is shit. You know, I am the shit, but it's because I had to become shit. I had to treat everything like shit because everything else is shit. Okay, but then when you realize that, right, then you realize that the fact that nothing is sacred and everything is crap is the great equalizer. So then that, I feel, is what brings to us the humility, that when I was nobody, you know, that's not so much different from the time when I was somebody, you know, and therefore, like, the world is the world didn't change, I changed, and therefore now that I have more agency, this amount of agency over the world, it allows me to see from this higher vantage that you know, like, I have been crap and I'm still crap, and everything around me is also crap, and us all being crap is the great equalizer, which means I should not feel as good about myself as I do, because ultimately I'm crap. So you're referring to the nihilistic and sort of that kind of a philosophy where nothing really matters. Yeah. Sort of only after achieving the thing that doesn't matter, you realize that it doesn't matter. That's what you said. Yeah, and then you realize that because it doesn't, either nothing matters or everything matters. You know. So that's where you get to identify with nothing and everything all. Yeah, at exactly, the same. as you had that. But Thank I'm you very much. sorry for crassing up this dialogue. Most welcome. Oh, sorry. I have one more thing. Wait. The main reason I brought it up is that your lecture was very nicely punctuated with fictional characters and stuff like that. So I had a suggestion that you can bring up Ahsoka, you know, like in the public consciousness, you know, they've seen the Shah Rukh Khan film, so you can bring that into your lecture as well. Ahsoka was that film about the guy who was the conqueror, and then he gave it all up and everything. So I think that's very nice suggestion. वो मुझे पता नहीं था. So now I'll look it up. Thank you. Yeah. Thank you. A quick question: do maturity का when you feel that I am responsible? किसी चीज़ के लिए मैं responsible, तो वहाँ से मेरी maturity start होगी. वही बात है ना कि वो टीनेज से आप तभी जाएंगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे. टीनेज से आगे तभी जाएंगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर वन सेल्फ बट फॉर समथिंग एल्स, समथिंग अदर देन एल्स. उससे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप खुद से महसूस ना करना शुरू कर दें तब तक आप मैच्योर नहीं करते. ऑफ कोर्स, राइट. What does Kegan say about these, like, you know, steps? Can someone or an individual
skip a step? What does he say about this? Actually, इसके ऊपर भी he does not. I had to infer it from some. There are 3-4 different books and a lot of papers on this. So I had to infer it out of it that it's not possible to skip a step, but it is possible to shorten the length of a step. Okay. तो वही बात है कि अगर बहुत ही जल्दी बहुत ही सच्ची मोहब्बत भी हो जाए और फिर बहुत ही जल्दी आपका दिल टूट भी जाए तो वो शायद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं. सो इट डजंट हैव टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट you know it Every usually step takes needs to be- it usually takes some time for human beings to realize. तो ये थोड़ा सा अभी तक है मसला. और ये जो Lighthouse वाला है, how like close is it to self actualization जो मार्लो कहता है? मेरे ख्याल में ये उससे आगे की चीज़ है. उससे भी आगे की? जी, मेरे ख्याल में इट इज़ बियॉन्ड दैट एंड इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब वो Sorry, Maslow, not Marlow. नहीं मैस्लो वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ये आगे की चीज़ है. बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम ही इज़ नॉट ड्रिवन बाय द सेल्फ. ही इज़ नॉट ड्रिवन बाय द सेल्फ. वही बात है कि नो फियर, नो एम्बिशन, नो सक्सेस, नो फेलियर. इट्स लाइक समथिंग दैट निर्वाणा वाली जो स्टेज है शायद उससे करीब करीब है. So, as far as I can see, the difference between Maslow's concept of self-actualization and what was spoken about in this lecture is that Maslow's basically talking about the individual's relationship to itself, whereas this lecture is talking about the individual's relationship to the world. Yeah, You know? yeah, very well put. Thank you very much. Any other questions? Most welcome. ज़बरदस्त टॉक जी, थैंक यू. बहुत शुक्रिया सर. इन्वायरमेंट की का मैं सोच रहा था कि ये इस सारे एवोल्यूशन के लिए इन्वायरमेंट कंड्यूसिव भी हो सकती है, सूटेबल भी हो सकती है और इसको डिस्करेज भी कर सकती है, क्योंकि प्यार होने के लिए भी आपको एक स्पेस, एक फ्रीडम चाहिए. और फिर ये कि जब होगा तो जब ही टूटेगा जब प्यार पहले हुआ हो. और फिर ये कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए भी एक किस्म का लीडर बनने के लिए या कोई अपनी फॉलोइंग करने के लिए, उसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए एक सोसाइटी में, सांस तो ले सके ना. तो वो पाकिस्तानी सोसाइटी का जब सोचें तो यहाँ बहुत तरीके से घुटन है जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल करती है. तो कंपेयर टू अगर कोई और सोसाइटीज़ हों जो जहाँ ज़्यादा फ्रीडम हो, जहाँ ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है और आपकी डिसीजन मेकिंग और मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि पाकिस्तान जैसी जगह पे मैं यहीं पे पहला पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई की है. मेरे ख्याल में यहाँ पे प्यार करना आसान है और यहाँ पे दिल टूटना भी आसान है. और मेरे ख्याल में एज़ फार एज़ दैट, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो मोहब्बत होगी तो वो आगे जाएगा ना. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारी एनवायरनमेंट मुझे ये लगा है कि वो जो पाबंदियाँ हैं इंसान के ऊपर जो उसे मैच्योर नहीं होने देती, वो उसकी खुद की लगाई हुई हैं, माशरे की लगाई हुई नहीं है. द ह्यूमन सोसाइटी इज़ देयर. इकोनॉमिक कंडीशन से या एडवर्सिटी से जो है ना, मतलब कहा यह जाता है नॉर्मली, इट्स माई फीलिंग, माई पर्सनल ओपिनियन, कि एडवर्सिटी इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर मेच्योरिटी. एंड वो जो शेर है कि कोई महर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या. तो जब तक वो हम कहर नहीं होगा, कोई इन्फ्लिक्टिंग ऑफ पेन नहीं होगी, तो वो क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी. और हमें ये एनवायरनमेंट जो है ना, दूसरों का दर्द देख के ही इंसान एम्पैथाइज करके ही मतलब वो उसके जज्बात जो है वो बढ़ जाते हैं. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये हर जगह पे, हाँ मुझे ये लगता है कि जहाँ पे एडवर्सिटी नहीं है वहाँ पे प्यार होना ज़रा मुश्किल है. जहाँ पे तमाम सहूलतें और तमाम आज़ादी. अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब मुझे एकदम से याद आ गया. वी वर डूइंग रिसर्च ऑन द लेवल ऑफ फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम
इंडेक्स जिसके अंदर पर्सनल फ्रीडम भी आए, रिलीजियस फ्रीडम भी आए, फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम को अगर हम कंबाइन करके इंडेक्स बनाएं, एंड वी फाउंड आउट सम कंट्रीज हु वर ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट फ्रीडम में. नेचुरली दोज कंट्रीज वर रिचर कंट्रीज, उनकी पर कैपिटा इनकम बाकी बॉटम या मिड से बहुत ज़्यादा थी, नंबर 1. नंबर 2, जो स्ट्राइकिंग चीज़ हमें मिली वहाँ पे कि उन कंट्रीज़ में इंसिडेंस ऑफ सुसाइड बहुत ज़्यादा है, सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, एंड पॉपुलेशन इज़ आइदर डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट फॉर क्वाइट सम टाइम. सो जो फ्रीडम जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेशक वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो या बेशक फ्रीडम ऑफ आइडियोलॉजी हो या कुछ भी करने की शख्सी आज़ादी, वो दूसरी तरफ बड़ी एक अजीब सी पिक्चर शो कर रही थी. सो स्ट्रगल माइट बी नेसेसरी, मतलब उससे तो हमें यही लगा था. तो वी आर कंक्लूडिंग दैट रिसर्च. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो आया ना सुसाइड रेट वाला, तो व्हाट इज दिस. जी, thank you, Doctor. Very intriguing and looks very familiar. बहुत शुक्रिया. But it looks, from my perspective, about 60-70% more masculine than feminine. I mean, I would think that this controlling the environment, falling in love, and getting the return and not getting it in the end, and then moving on, and then you try to change the environment. And maybe the maturity towards the males are a bit slower. And on the other side, the women, they mature faster. And the more hardship they go through, the more, and they don't really want to change the environment unless they have a companion to do that. Do you think it's to do more with the gender? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करूंगा इस बात को कि द वॉइस ऑफ द लेक्चर वाज प्रीडोमिनेंटली मेल. वो किसी और तरह से हो नहीं सकती थी. मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं फीमेल कैरेक्टर लिख सकता हूँ. इवन फीमेल कैरेक्टर के जो डायलॉग्स भी जब मैं लिखता हूँ तो इट इज़ समथिंग दैट आई हैव हर्ड सम फीमेल से, क्योंकि आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू पुट डाउन द फीमेल परस्पेक्टिव ऑन पेपर. सो the lecture is a male perspective. हम इसको, maybe somebody out of the audience can give a female perspective and a lecture and create a lecture of female maturity out of it. But let's just forget that the gender difference exists. Maybe a world comes, maybe a time comes when an individual is just an individual. When a female has the same agency as a male, then वी आर नॉट जस्ट मैन एंड वेमेन. तो फिर उस केस में, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम इसी को पर्सपेक्टिव को अगर हम कहें कि मैच्योरिटी पाथ ऑफ अ पाकिस्तानी फीमेल, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी मे बी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी टोल्ड डिफरेंटली. बट देन ऑफ कोर्स समबडी एल्स हैज़ टू टेल दैट स्टोरी. आई एम नॉट qualified and capable to do that. So very good point raised, and I was expecting, frankly speaking, that somebody will say that. But I expected this question to come from a female rather than a male. So just last thing, I would think it would remain the same, even if you, after many years, the certain aspects of male and female are always different. Thank you. Thank you very much. और आप कुछ कहना चाहें? Please. I think it was, maybe you were looking at it from a male's perspective. So that was your perception, because when I was listening to it, I could identify with this. I mean, I believe that women or females can go through the same stages. They can rebel as well. Right? And so they can have the same agency as well. Yes, they can have the same agency. Like, there's nothing stopping us. So I believe it was because you were looking at it from a male's perspective. You felt that, you identified with it, and you felt that, you could identify with it. But I felt that, as a woman, I could identify with it as well. वो आप कहते हैं ना कि it's a human experience. Hell hath seen no fury. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो स्टेजेस आपने एक्सप्लेन की हैं, इन स्टेजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंडीशंस चाहिए होंगी
अगर और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको हर इंसान की, जितने इंसान है ना, हर इंसान की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और इसको इतना ऑब्जेक्टिवाइज करने की मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा. बहुत टफ कंडीशन चाहिए होगी कि एक ही तरह से सब मैच्योर हों. और अब यही है कि बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूँ कि ये जो दिखाया गया है हर इंसान इस रास्ते पर नहीं चल सकता. मतलब देयर विल बी डिफरेंसेस कि दुनिया के डिफरेंट खित्तों में ज़रा डिफरेंट पाथ होगा. और तो ये बात बिल्कुल ठीक है. बट पॉइंट सारी ये है कि हम ये मॉडल्स क्यों बनाते हैं, हम ये थियरीज क्यों बनाते हैं? इसलिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कम से कम जनरलाइज करके, जो कि ट्रू ना हो लेकिन एटलीस्ट एक पिक्चर तो, मतलब जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था मुझे वाकई में नहीं मालूम था कि क्या मैच्योरिटी क्या चीज़ होती है और उसके कोई प्रोसेस, उसके कोई स्टेप्स भी होते हैं. आई डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट. ये मैंने बात किया है कि दिस इज जस्ट अ थियरी. There are other theories, and there must be other theories. There are many different versions of the same theory. You can agree to some part of it, or you can completely disagree with it. That goes with every discussion. तो इसको आपने as it is लेना नहीं, और हम कह भी नहीं रहे. We are not claiming that this is how things are. We are just presenting one perspective and one point of view. Thank you very much, Dr. Murtaza Mir, for a wonderful talk. I'd just like to add that I think one of the factors that can lead to progression from the Bhagwan Wali stage to the Lighthouse stage is, I think, your evolution or your self-awareness. जैसे कि मैम ने कहा कि आपकी, I think, Maslow's hierarchy of human needs वाली. उसमें there's one more thing. We had a lecture a few weeks back here. I'm forgetting that theory, जिसमें human frequency वाली थी. Yes, and there was this identifying with the universe. Exactly. So that was also about self-consciousness, awareness, and how you can increase your frequency. So Dr. Shella was the speaker then, and she told us that I think you can change your frequency drastically only 3 times in your lifetime. So maybe like it is that drastic change in your frequency that can cause your jump from the Bhagwan Wali stage to the Lighthouse stage. So I think maybe it has got to do something with that. Thank you very much for bringing that to my knowledge, and I will definitely look into it. I will look into that. Dr. Shehla? Dr. Shehla ka lecture. There's a book about it. Yeah. Yeah. But let me tell you, जब आप spiritualism के realm में चले जाते हैं, then there are a lot of things that explain this. But I definitely, मतलब intentionally don't want to go into that, because then there are different philosophies. And I don't want to, मतलब वो फिर उसके लिए हमें कुछ और सेशन रखना पड़ेगा. मेरे ख्याल में जो विजडम है उसके ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है, एटलीस्ट वन. एंड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हाइजनबर्ग टू लाइट हाउस, इसके ऊपर भी पूरा एक मतलब 3 आवर का सेशन भी हो सकता है, बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन इट. बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट ग्राउंडेड इन रिसर्च. दे आर नॉट इन पॉपुलर ऑथेंटिक रोबस्ट रिसर्च की जब हम बात करें तो उसके अंदर वो नहीं होगा. वो स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर चला जाएगा. उसमें भी फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. थैंक यू सर. काफ़ी लोगों की बातें मैं सुन रही हूँ और बैठ के सोच भी रही हूँ कि इतना ज़बरदस्त टॉपिक आप निकाल के लेकर आए हैं. जब हमने स्टार्ट में AI इंटेलिजेंस वर्सेस विजडम की बात की तो मुझे ऐसा लगता है वो जो लाइट हाउस है ना आपका, वो विजडम पे जाकर ही ख़त्म होगा. मतलब आप लाइट हाउस तक पहुँच ही नहीं सकते AI या इंटेलिजेंस के थ्रू. तो बस ये आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस थिंग बिकॉज आई बिलीव कि सारी लाइफ की जो ये साइकिल, यू कैन से दिस इज़ अ लाइफ साइकिल एंड एवरीबडी गो थ्रू दिस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस. लेकिन लाइट हाउस आपको विजडम से ही मिलेगा. सो टू कंक्लूड दिस, व्हाट आई थिंक कि दिस इज़ इट. थैंक यू वेरी मच और फॉर द अप्रिसिएशन. और मुझे भी यही लगता है और कीगन भी आई थिंक यही इन्फर करना चाह रहा है कि वो जो विजडम है उसी के पीछे आप जाएंगे तो लाइट हाउस लेवल तक पहुंचेंगे. एग्जैक्टली इस पॉइंट पे there's आइजैक एसिमोव की एक उसकी अपनी फेवरेट स्टोरी है called The Last Question. Especially on this point, I recommend anybody interested in this last point read that story. It's really good. Thank you very much. Thank you.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यंग एज में मेच्योर किस तरह बन सकते हैं? अभी मतलब एक बच्चे की आदत है या यंग एज में है, उसको कोई कह दे कि आप मेच्योर बन जाओ ना, तो कौन से तरीके और आदत है कि वो अपना ले कि वो मेच्योर बन जाए? वो एक सवाल शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि वो हाइपरसोनिक मेच्योरिटी वाला, आप भी वही कर रहे हैं। वो मैंने जानबूझ के अवॉइड किया, क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता, मायूस नहीं करना चाहता। मुझे पे इल्ज़ाम है कि मैं बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की बातें करता हूँ। लेकिन देखो, जो आपका पर्सपेक्टिव है रियलिटी का, वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो डिप्रेसिंग हो कि ना हो, मतलब हालात जितने भी बुरे हैं वो अच्छे भी तो हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना वो रेत में अपना सर दबा लें। असल में थ्योरी ये कहती है कि जो मर्जी कर ले बच्चा, उसको वो वक्त लगेगा और उन मराहिल से गुजरना। देखें, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन रेस इज स्टक ऑन स्टेज नंबर 2। वो तो 3 पे भी नहीं पहुंच पा रही, चौथा तो एक अनहर्ड ऑफ सी चीज़ है। इसके ऊपर एक होपफुल चैलेंज है, इसके ऊपर एक होपफुल जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हो सकता है मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि इंसान की उम्र 65-70 साल की बजाय 165-170 साल हो जाए। तो फिर जब वो 60 साल का होगा तो वो बच्चा ही होगा, एंड ही विल हैव 100 years to use that maturity and that wisdom. And that, even Kegan says that, not in these books but later on, he says that maybe that is our only hope, and maybe that is why we have this instinct to develop medical science to advanced levels, and stem cell research and cloning and all that, कि जब तक इंसान की उम्र 200 साल तक नहीं पहुंचेगी, 150-200 साल तक, और मेच्योर आदमी के लिए एजेंसी और वो चीज़ें, इतना टाइम नहीं होगा, तब तक दुनिया तब्दील नहीं हो सकती। तब तक ह्यूमन रेस इसी साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन से गुजरती रहेगी। आप खुद उठा के देख लें क्या फ्रीक्वेंसी है वॉर्स की। तो मतलब वही है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक आप वो लाइट हाउस वाली स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, और शायद लाइट हाउस की स्टेज पे पहुंचने के लिए जितना उम्र हमें चाहिए, दरकार है, वो नहीं है। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ख्याल में जो विजडम है वो नेचुरल होता है, वो मतलब गॉड गिफ्टेड होता है, इंटेलिजेंस की भी होगी, लेकिन इसको हम पॉलिश कर सकते हैं। और दूसरा जो इफेक्ट्स है वो इन्वायरमेंट का है। मतलब अगर हम देखें एलीट क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसकी मेच्योरिटी का लेवल कुछ डिफरेंट होता है, उसके ऊपर ये ट्रबल या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ये चीज़ें उसके ऊपर इतनी नहीं आ जाती जल्दी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मेल। तो उसका मतलब है कि वो फिर विजडम उनमें नहीं आ सकता? नहीं, विजडम तो वो नेचुरली है, वो तो उसके अच्छा नेचुरल है, वो तो गॉड गिफ्टेड होती हैं। लेकिन मैं मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। डिफरेंट इन्वायरमेंट के डिफरेंट मेच्योरिटी होती है। अब जब ऑर्डिनरी मैन को देख के उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब बाकी चीज़ें इसके ऊपर आ जाती तो थोड़ा टाइम से पहले मेच्योर हो जाता है। उस तरह कुछ मतलब अशार भी होते हैं कि टाइम से पहले मेच्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो जो फिर ये और भी आ जाते हैं। सर मेरे ख्याल में यही बात है। बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन हमने ना थोड़ा सा एक टेक्निकली एक ट्रिक किया था शुरू में। हमने कहा था कि हम विजडम और मैच्योरिटी को एक ही चीज़ समझेंगे। देखिए, जो भी साइंटिफिक डिस्कशन होती है ना, उसमें सबसे पहली बहस होती है डेफिनेशन के ऊपर, कि विजडम क्या चीज़ है और मैच्योरिटी क्या चीज़ है। इस पर पूरी की पूरी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो हमने ना ज़रा थोड़ा शॉर्टकट लिया था, हमने मैच्योरिटी और विजडम को एक ही चीज़ कर दिया था ताकि हमारे जो डिस्कशन है वो आसान हो जाए। ये शॉर्टकट है क्योंकि हम इसको ओवरली फिलोसॉफिकल नहीं करना चाह रहे थे। तो ये मेरा आपका पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का, बहुत अच्छे सवालात, वेरी गुड कमेंट्स, एंड होपफुली वील मीट अगेन इन बेटर सर्कमस्टांसेस, और इंशाल्लाह वील शेयर नॉलेज विद ईच अदर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।